हिना को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी जान से प्यारी अम्मी अब नहीं रही। आतिफ, किरण और इस्माइल शाह के हमदर्दाना बोलों से गो उसे काफी हौसला मिला था, मगर वालदा की मफारकत का जख्म इतनी जल्दी मुंदमिल होने वाला नहीं था। माँ की मौत का जितना दुख उसे था, उससे कई गुना दुख उसके बाप को हुआ था। अस्पताल से वापसी के बाद से वो गुमसुम था। अपने गम को भुलाकर हिना वालिद की दिलजोई में मसरूफ हो गई। उस दिन किरण उसे मिलने आई हुई थी। थोड़ी देर की गपशप के बाद वो अचानक चौंकते हुए बोली, हिना, रात खबरें सुनी थी? खबरें नहीं, पर क्यों? एक अजीब सी खबर चल रही थी, बल्कि मेरे आने की वजह भी वही खबर बनी। क्या? कौन सी खबर? कहा जा रहा था कि आंटी जिस कार में सवार थी वो बगैर कागजात की थी और ये कि कार में बारूद एक मंसूबा बंदी से फिट किया गया था। यानी रिपोर्टर का कहना था कि कार बाकायदा खुदकश धमाके के लिए तैयार की गई थी। कोक, क्या कह रही हो? हिना गड़बड़ा गई थी। यकीन करो, अब भी शायद ये खबर चल रही हो, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज एक हफ्ता तो चलती रहती है। किरण ने कमरे में पड़ा टीवी ऑन कर दिया। कमर्शियल चल रहे थे, लेकिन स्क्रीन के नीचे लिखी हुई हेडलाइन पे नजर डालकर हिना का दिमाग पग से उड़ गया। वहां वही खबर एक तसलसल से लिखी हुई आ रही थी। ये क्या है? हिना को समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसी उलझन को हल करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मगर मैं इस मसले को कैसे हल कर सकती हूँ? अंकल से पूछ लो। क्या पूछूं? ऐसा करो, इस खबर के मुतालिक उसे बता दो और देखो वो उस पे क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं। वैसे कोई ऐसी बात होती तो पुलिस को पूछ-गुछ के लिए हमारे घर आना चाहिए था। अपनी पुलिस की तेज रफ्तारी को तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर ऐसे सवालात का फायदा। अच्छा, मैं पापा से बात करती हूँ, देखो वो क्या कहते हैं इस बारे। अंकल की बातों को बाद में शेयर कर लेंगी, फिल वक्त मैं चलूंगी। और हिना उसे रुखसत करके वालिद के कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर तेहरान एयरपोर्ट से टैक्सी पकड़कर आतिफ और इशफाक ने लाला होटल का रुख किया। ISI के आदमियों को तलाश करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई थी। वो तीनों मुख्तलिफ कमरों में रिहाइश पजीर थे। उस वक्त उनकी मुलाकात सिर्फ मजर नामी आदमी से हो सकी, बाकी दोनों ड्यूटी पर थे। शनाख्त के कोड वर्ड्स और रस्मी कलमात के बाद वो बराह रास्त असल बात पे आ गए। सर, डेविड नामी आदमी माइक के फर्जी नाम से यहाँ आया हुआ है। कॉलर का नाम फ्रैंक और जेम्स का अलेक्जेंडर है। जेम्स और कॉलर इकट्ठे रह रहे हैं, जबकि डेविड उनसे अलहदा मकान में है। इकबाल डेविड की और फखर बाकी दोनों की निगरानी कर रहा है। आप लोग परसों यहाँ पहुंचे थे? जी सर। इस दौरान इन लोगों की कोई खास कार्रवाई? कोई खास नहीं। एक दो मकामी अफराद से मुलाकात की है, ज्यादातर वक्त अपनी रिहाइश पे ही गुजार रहे हैं। इंग्लैंड की कोई खास बात? इंग्लैंड से ये फ्रांस चले गए थे, हफ्ता भर इन्होंने वहां गुजारा। इनको अहकामात फोन पे ही मिलते रहे। फ्रांस में ये एक अपार्टमेंट में ही रिहाइश पजीर रहे और खुशकिस्मती से हमें वहां खुफिया आला फिट करने का मौका मिल गया था। इनकी फ्लाइट में सिर्फ मुझे सीट मिल सकी थी। फखर और इकबाल को एक दिन पहले यहाँ आना पड़ा। गुड, आतिफ ने खड़े होते हुए कहा। मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, फिर इनकी रिहाइश गांव को एक नजर देखने जाएंगे। सर सॉरी, ठंडे गर्म का पूछ ही नहीं सका हूँ। मजहर का लहजा नदामत का असर लिए हुए था। चाय का कह दो। खाना हमने जहाज में खा लिया था, ये कहकर आतिफ बाथरूम की तरफ बढ़ गया। चाय पीकर उसने एक बारीक मास्क जेब से निकालकर अपना हुलिया तब्दील किया और फिर यही कार्रवाई उसने इशफाक के चेहरे के साथ दोहराई और चलने के लिए तैयार हो गए। चलते वक्त मजहर बोला, वैसे हुलिया बदलने की कोई खास जरूरत तो नहीं थी सर। इशफाक ने कहा, वो हमें पहचानते हैं मियाँ। फिर तो ठीक है। मजहर ने इस बात में सर हिला दिया। आधे घंटे बाद वो डेविड की रिहाइश के सामने मौजूद थे। इकबाल से मिलने के बाद आतिफ ने उसे कुछ जरूरी हदायत दी और बाकी दोनों की रिहाइश की तरफ बढ़ गए। वहां मजहर को छोड़कर वो फखर को साथ लिए होटल में वापस आ गए कि फखर की ड्यूटी का वक्त पूरा हो चुका था। बकिया कार्रवाई के लिए आतिफ ने अगले दिन का इंतखाब किया था। इधर हिन्ना की बातों ने फाजिल खान के दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी थी। बेटी को तो उसने किसी न किसी तरह मुतमईन करके वापस भेज दिया और खुद उसका शातिर दिमाग इस मसले को सुलझाने में मसरूफ हो गया। जाने वाली चली गई थी, अब उसके गम में अपना गला फांसी के फंदे में देना कहाँ की अक्लमंदी थी।
अपना दामन साफ रखने के लिए उसने सबसे पहले चौकीदार को अपने पास बुला लिया। शाहीन खान, इस दिन वो नई सुजुकी कार तूने किसके कहने पे कोठी में खड़ी की थी? उसके पूछने पे चौकीदार गड़बड़ा के बोला, सर, सेठ साहब आपने ही तो हुक्म दिया था। हमें इस बात का बिल्कुल पता नहीं, समझे? फाजिल खान ने उसे झिड़का। अगर कोई तुमसे पूछे तो यही कहना कि जो आदमी वो कार लेके आया था उसने मेरा हवाला दिया और तूने कार कोठी में खड़ी करा दी। ठीक ठीक है सेठ साहब, और फिक्र की कोई बात नहीं, इस बात पे तुम्हें कोई मुजरिम नहीं ठहरा सकता। और खबरदार अगर तेरे मुंह से इसके अलावा कुछ निकला। जब उसके अलावा कोई बात ही नहीं हुई सेठ साहब, तो फिर मुंह से कैसे निकलेगी? गुड, समझदार आदमी हो। बाकी अगर पुलिस आए तो तूने उन्हें बताना है। फाजिल उसे तफसील से समझाने लगा। जवाबन हर बात पे चौकीदार सर हिलाता रहा, गोया वो सब समझ रहा था। आखिर में फाजिल खान उसे कह रहा था, नोरल को हम बता कर 10,000 रुपए भी ले लेना, ये तेरी वफादारी का इनाम होगा। बड़ी मेहरबानी सेठ साहब, शाहीन ने कहा और फिर फाजिल खान का इशारा पाकर वो बाहर निकल गया। चंद लम्हे सोचने के बाद फाजिल खान ने मोबाइल निकाला, एक दो अहम कॉलें की, फिर चंद दूसरे मुलाजमों को बुलाकर अहम हदायत दी और उसके बाद एसपी का नंबर मिलाने लगा। जी सेठ साहब, कैसे याद फरमाया? एसपी सिकंदर हयात की भारी आवाज रिसीवर से बरामद हुई। एसपी साहब, आपको हालिया हादसे का तो पता होगा। अपनी शरीके हयात के गम में हम पिछले हफ्ते से बिस्तर से लगे हुए हैं। आज टीवी पर मीडिया की गुल अफशानियां सुनकर आपसे बात करने की जरूरत महसूस हुई है। सेठ साहब, पहले तो मैं माजरत चाहूंगा कि आपके पास ताज़ियत के लिए ना आ सका। बाकी जहां तक मीडिया की गुफ्तगू का ताल्लुक है तो इस ज़मन में स्पेशल ब्रांच का इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन तहकीकात कर रहा है। शायद आज या फिर कल तक आपके पास हाजिर हो। हाँ, दिलशाद अमीन से हम वाकिफ हैं। वो अब स्पेशल ब्रांच में चला गया है। हाँ सेठ साहब, उस जैसे मेहनती अफसर के लिए स्पेशल ब्रांच ही मुनासिब थी। ऐसा ही है, फाजिल खान ने झूठे मुंह उसकी तायद करते हुए कहा। बहरहाल अगर हो सके तो उसे आज ही हमारे पास भेज दें ताकि तफसीली गुफ्तगू हो सके। ठीक है सेठ साहब, मैं बता देता हूँ, थोड़ी देर तक आपके पास पहुंच जाएगा। और फाजिल खान ने खुदा हाफिज कहते हुए राब्ता मुनक़ते कर दिया। चौकीदार को दिलशाद अमीन की आमद का बताकर वो उसके मुतल्लिक सोचने लगा। दिलशाद अमीन निहायत ही ईमानदार और मेहनती इंस्पेक्टर था। उससे गुफ्तगू करते हुए निहायत मोहतात रहने की जरूरत थी। उसकी आमद तक वो बेचैनी से कमरे में टहलता रहा। दिलशाद अमीन काफी देर बाद वहां पहुंचा। अलैक सलैक के बाद उसने फाजिल खान से रस्मी ताज़ियत की और फिर अपने मुद्दा पे आ गया। सेठ साहब, मेरा इरादा तो कल आपके पास आने का था, अब आपने खुद ही बुला लिया है, तो बताएं क्या सूरत हाल है? सच कहूं इंस्पेक्टर साहब, तो हमें कल टीवी देखते हुए पता चला है कि रक्षंदा किसी सुजुकी कार में थी। हालांकि घर में ऐसी कोई कार मौजूद नहीं थी। हमने तमाम मुलाजमीन को बुलवाकर बात पुरस की तो चौकीदार ने बताया कि वो कार कोई आदमी हमारी गैर मौजूदगी में वहां छोड़ गया था। उसके साथ एक कार डीलर का कार्ड भी था। मैंने उस शोरूम में भी बात करके पता कर लिया है, वो भी उस बात से लाइल्म है। दिलशाद ने हैरानी से पूछा, यानी आप इस बात से ही लाइल्म है कि मरहुमा सुजुकी कार में डॉक्टर के पास जा रही थी? बिल्कुल यही बात है। उस दिन मैं घर में हाजिर नहीं था और फिर जिस वक्त लौटा, घर दाखिल होते ही मुझे रूह फरसा खबर मिली। आपको किसने मुतला किया था? मेरे गार्ड्स की गाड़ी उसके पीछे थी। ड्राइवर के अलावा भी एक हथियारबंद आदमी की लाश कार में मिली है। दिलशाद के लहजे में शक की परछाइयां थीं। बेटी के अगवा के वाक़े के बाद मैंने इस मामले में ज्यादा एहतियात बरतनी शुरू कर दी थी, इसलिए घर वालों के साथ गाड़ी के अंदर भी एक मुहाफिज मौजूद रहता था। फाजिल खान ने सारे जवाब तैयार रखे हुए थे। तो जो मुहाफिज दूसरी गाड़ी में था उसने आपको ये नहीं बताया कि मरहुमा किस कार में सवार थी? ना हमने पूछा और ना ही उसने बताने की जरूरत महसूस की, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक नई कार हमने ही खरीदी थी। और आज मीडिया की गुफ्तगू सुनकर आपको ये बात मालूम हुई है। हाँ, यूं भी रक्षंदा की मौत के बाद हम अपने आप में नहीं थे।
उनकी जाती गाड़ी कौन सी थी? वो कार खराब थी और उसी वजह से वो ये नई कार लेके गई थी। फाजिल खान के लहजे में हकीकी गम की झलक थी। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है कि किसी दुश्मन ने बारूद से भरी गाड़ी आपकी गैर मौजूदगी में घर भिजवाई। अब इत्तेफाक से वो कार मरहुमा भाभी साहबा अपनी जाती कार खराब होने की वजह से साथ ले गई। लेकिन अगर ऐसा इत्तेफाक न होता तो आप मेरा सवाल समझ गए होंगे। मेरे कहने का मतलब है दुश्मन ने बारूद से भरी एक कार आपके घर किस लिए भिजवाई थी? उन्हें तो ये इल्म नहीं था कि भाभी साहबा की कार खराब है। अगर बिलफर्ज ये इल्म होता तब भी जरूरी नहीं था कि भाभी वही कार इस्तेमाल करती। वो आपकी कार में भी हॉस्पिटल जा सकती थी। शायद धमाके से हमारा घर उड़ाने का इरादा था, तो फिर धमाका कराया क्यों नहीं गया? हमारी गैर मौजूदगी में धमाका क्यों कर किया जाता, जबकि दुश्मन का मकसद हमें नुकसान पहुंचाना था? ये तो रक्षंदा की बदकिस्मती थी कि अपनी कार खराब होने की वजह से उसे वही कार मुयस्सर हुई और वो उसमें बैठ के चली गई। फाजिल खान का जवाब मुदल्लिल था। उसके बावजूद दिलशाद को उसकी बातों पे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। सेठ साहब, आपके मुलाजमों से कुछ बातचीत करनी थी। जरूर, फाजिल खान ने खंदा पेशानी से कहा और नूरल को कहकर तमाम मुलाजमों को इकट्ठा करने का हुक्म दिया। दिलशाद अमीन ने फर्दन साहब को करेदा, मगर वो रटे रटाए बयानात दोहराते रहे। घंटा भर की मगजमारी के बाद वो फाजिल खान से मुखातिब हुआ। सेठ साहब, इनके बयानात से तो कोई अंदाजा नहीं हो रहा कि दुश्मन कौन है। वैसे इस्माइल के बारे आपका क्या ख्याल है? क्या ये उसकी हरकत हो सकती है? इंस्पेक्टर साहब, बड़ी दूर की कोड़ी लाए हैं आप। फाजिल खान तहसीन अमेज लहजे में बोला। बहरहाल कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है उसी का काम हो, क्योंकि बारूद का इस्तेमाल वो अच्छी तरह जानता है और उसके अलावा भी मेरे काफी दुश्मन हैं। ओके सेठ साहब, फिलहाल मैं चलूंगा। अगर कोई नई बात मालूम होती है तो मुझे लाजमन मुतला करना। मेरी तफ्तीश जारी है। इंशाअल्लाह जल्द ही असल बात सामने आ जाएगी। फाजिल खान जवाबन इंशाअल्लाह भी न कह सका, फकत सर हिलाकर रह गया। दिलशाद के जाने के बाद फाजिल खान ने मखसूस मोबाइल निकालकर मुनव्वर का नंबर डायल किया, मगर उसका मोबाइल उसे बंद मिला। 2-3 कोशिशों के बाद उसने असफंद यार का नंबर मिलाया, मगर उसका नंबर भी बंद था। उसका दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। दोनों के सेल फोन्स का बैक वक्त बंद होना उसे अजीब सा लगा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक और नंबर डायल किया, जो कि असफंद यार और मुनव्वर के वाकिफकार का था। यस, कॉल अटेंड करने वाला मोहतात अंदाज में मुस्तफसर हुआ। हम सेठ फाजिल खान बोल रहे हैं। आप गालबन नूर जमान साहब बोल रहे हैं। ओह सेठ फाजिल साहब, माजरत करना चाहूंगा कि आपका नंबर मेरे पास नहीं है, इसलिए पहचान नहीं सका। कोई बात नहीं नूर जमान साहब, इससे पहले फोन पे बात करने की नौबत भी तो नहीं आई। कैसे याद फरमाया? असफंद यार साहब का पूछना था, वो फोन नहीं अटेंड कर रहा। उसी तरह मुनव्वर साहब का नंबर भी बंद है। सेठ साहब, जानकारी के मुताबिक तो वो खुफिया पुलिस की कैद में है। हम समझे नहीं। फाजिल खान गड़बड़ा गया था। उन्हें हफ्ता भर पहले सिविल कपड़ों में खुफिया पुलिस के अरकान गिरफ्तार करके ले गए थे और अब तक उनका कोई पता नहीं चला। ओह, फाजिल खान के मुंह से तसफ भरी आह खारिज हुई। सेठ साहब, आपकी बेगम का सुनना था, बहुत अफसोस हुआ। बहरहाल जो अल्लाह की मर्जी थी। नूर जमान ताजियत करने लगा। मेहरबानी नूर जमान साहब, बहरहाल उनकी कोई खैर खबर मिलती है तो हमें जरूर मुतल्ला करना। ठीक है सेठ साहब, और कुछ नहीं, बस खुदा हाफिज। उसने मोबाइल फोन ऑफ करके वापस अलमारी में रखा और सोफे पर बैठकर गहरी सोच में खो गया। इन दोनों का इकट्ठे गिरफ्तार होना उसे हजम नहीं हो रहा था। हैरानी की बात यह थी कि एक हफ्ते पहले गिरफ्तार होने वालों ने अभी तक उसके मुतालिक जबान बंद रखी हुई थी और ये बात यकीन करने वाली नहीं थी। एक हफ्ते में तो खुफिया पुलिस हाथी से बंदर होने का इकरार करवा सकती थी। ये तो फिर 2 आदमी थे और फिर उनकी फाजिल खान से कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी कि वो उसके जुर्म पे पर्दा डालने की कोशिश करते। उसने सोचा यकीनन मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश तैयार हो रही है या खुफिया पुलिस मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल जारी रखे हुए है।
दिलशाद अमीन को बेवकूफ बनाने की सारी खुशी खाक में मिल गई थी। अगर आतिफ से बात की जाए, वो एक अहम पोस्ट पर है और उसके हवाले मैंने इतनी रकम भी की है, वो लाजमन मेरी मदद करेगा। मगर उसके साथ ही उसके जहन में एक मुतजाद सोच उभरी। आतिफ के साथ तो पिछले जराइम पे सौदा हुआ था और ये बिल्कुल नया जुर्म है। वो तो और गुस्से होगा कि मैं अभी तक अपना काम जारी रखे हुए हूँ। काफी देर सोचने के बाद उसने ब्लैक लिक्विड के नुमाइंदे से बात करने का सोचा कि उसके अलावा कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आ रहा था जिससे वो मशवरा कर सकता। कॉल अटेंड करते ही पूछा गया, मिस्टर फाजिल खान, शायद तुम अपनी नाकामी की रिपोर्ट देना चाह रहे हो। सर, वो तो आप जानते ही होंगे और वजह भी मालूम होगी। अच्छी तरह मालूम होता है अब तुम बूढ़े हो गए हो। सर, बस किस्मत में यही लिखा था। तंजिया अंदाज में कहा गया, किस्मत इंसान के अपने हाथ में होती है जनाब सेठ साहब। सर, कभी कभी तदबीर के खिलाफ भी हो जाता है। बहरहाल अब तुम हार चुके हो और ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि जिंदगी ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें नॉकआउट सिस्टम राइज है। सर, फोन करने का मकसद आपसे रहनुमाई चाहना था। बात बहुत बढ़ गई है फाजिल खान। हम पिटे हुए मोरे को जिंदा नहीं छोड़ा करते, मगर तेरी साबका खिदमत मद्देनजर रखते हुए तुझे कुछ नहीं कहा जा रहा। मैं पहले से ज्यादा खिदमत सर अंजाम दे सकता हूँ। ब्लैक लिक्विड के सामने वो नवाबी बोली भूल जाता था। फाजिल खान, तुम CI की नजरों में आ गए हो। अब तुम हमारे लिए कोई खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकते। CI को मैं हड्डी डाल चुका हूँ और मजीद रकम भी उनके हवाले कर सकता हूँ। ये तुम्हारी भूल है बेवकूफ। रिश्वत लेना तुम्हें आजाद करने का एक मुनासिब बहाना था। उसमें उनका फायदा, हमारे लिए जाल बिछाना और बस गोया उनकी नजरों में मैं अब भी मुजरिम हूँ। हाँ, और तेरी वजह से ही मुनव्वर और असफंदयार गिरफ्तार हुए हैं। आप उन्हें कैसे जानते हैं? ब्लैक लिक्विड अपनी आंखें खुली रखती है फाजिल खान। सर, ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? मुखलिसाना मशवरा यह है कि पाकिस्तान से भाग जाओ। ये कहते ही राब्ता मुनक़ते कर दिया गया। ये मशवरा फाजिल खान को मुनासिब लगा था। मौजूदा हालात उसी बात के मुतकाजी थे कि वो पाकिस्तान से फरार हो जाता। यूं भी वतन अजीज में तमाम मुश्किलात का आसान हल यही है कि हुकूमत करो, लूटो खसूटो और जब देखो कि एहतिसाब का खतरा है तो बैरून मुल्क भाग जाओ। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।